हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। और अगर मैं इस इंडियन सबकॉन्टिनेंट बोल रहा हूँ इस वीडियो में, तो इसमें सिर्फ इंडिया ही इंक्लूडेड नहीं है, इसमें पाकिस्तान भी और बांग्लादेश भी इंक्लूडेड है। तो इस पार्ट में हम लोग इंडियन सबकॉन्टिनेंट में यूरोपियंस के अराइवल के बारे में जानेंगे। और हाँ, इसमें कुछ पोर्चुगीज और फ्रेंच नाम है। और अगर किसी को फ्रेंच या पोर्चुगीज लैंग्वेज आती है और इन दोनों लैंग्वेज में मैंने अगर नाम गलत प्रोनाउंस कर लिया हो, तो आप कमेंट्स में जरूर बता देना। because I don't speak Portuguese and French. So without wasting your time, let's start. रीजंस क्या थे यूरोपियन कंट्रीज का इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आने का? देखो, इनका बेसिक रीजन था ट्रेडिंग, व्यापार। अब जैसे कि आपको पता है कि 16-17 सेंचुरी में मर्केंटिलिज्म का एज चला था। अब आप पूछोगे मर्केंटिलिज्म क्या होता है? देखो, सीधी सीधी भाषा में लेमन लैंग्वेज अगर कहे तो मर्केंटिलिज्म आपका हो गया मोर एक्सपोर्ट्स और लेस इंपोर्ट्स। तो उस जमाने में यूरोपियन कंट्रीज ने ये सोच के रख दिया था कि अगर हमारी कंट्री को पावरफुल बनना है तो हमें फाइनेंशियली पावरफुल होना पड़ेगा। तो फाइनेंशियली आप कैसे पावरफुल होगे? आपको एक्सपोर्ट ज्यादा करना पड़ेगा। और एक्सपोर्ट आप ज्यादा कब करोगे? तो जब आपके पास ज्यादा गुड्स हो गए। और ज्यादा गुड्स तब होगे जब आपके पास रॉ मटेरियल्स हो गए ज्यादा, वो गुड्स बनाने के लिए। तो ये लोग क्या करते थे कि इनकी जहां भी कॉलोनी होती थी, उस कॉलोनी के कहते उस कॉलोनी में जो रॉ मटेरियल्स होते थे उसको एक्सट्रैक्ट करके वो अपने होम कंट्री में भेज के फिनिश गुड बना के वो एक्सपोर्ट करते थे। जिसके रीजन से इनकी कॉलोनी सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं थी। इवन अमेरिका, वेस्ट इंडीज, साउथ ईस्ट एशिया, फिलीपीन साइड में भी इनकी कॉलोनीज वगैरह थी। लेकिन उस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी इंडिया पे आते हैं। तो इंडिया में आने का रीजन क्या था? देखो, इंडिया में कमी नहीं थी रॉ मटेरियल्स और रिसोर्सेज की। आपको भिन्न भिन्न प्रकार के आपको मिल जाएगी, जैसे आपके स्पाइसेस हो गए, इंडिगो हो गए, सिल्क हो गए, टी हो गया आपके, और अनेक प्रकार के प्रीशियस स्टोन्स हो गए आपके। और दूसरा रीजन आप कह सकते हो सिल्क रोड से रिलेटेड कह सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि सी ट्रेडिंग से पहले यूरोप और एशिया के बीच जो ट्रेडिंग होती थी वो सिल्क रोड द्वारा होती थी, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच कनेक्शन मेंटेन रहता था। लेकिन ऐसा कहा जाए कि ये ऑटोमन एम्पायर के राइज के बाद उन्होंने सिल्क रोड ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से यूरोपियंस को सी रूट ढूंढना था इंडिया की तरफ ताकि वो ट्रेडिंग कर सके। अब इनका सी रूट बहुत लंबा होता था और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था। आप अंदाजा लगाए देख लीजिए कि ये यूरोप से निकल के फिर साउथ अफ्रीका में रुक के फिर इंडिया पहुंचते थे। फिर आप सोच के देखिए कितना टाइम लगता होगा फिर, और कितने पैसे लगते होंगे। किन किन यूरोपियन देशों ने अपनी कॉलोनी इंडियन सबकॉन्टिनेंट बनाई? तो सबसे पहले जो यूरोपियन आए थे वो थे पुर्तगाली। तो इनकी कॉलोनी बेसिकली गोवा, दमन दीव और दादरा नगर हवेली साइड थी, जो कि आजादी के बाद भी 1961 तक वहीं पड़ी रही। फिर उसके बाद आपके आए डच, नीदरलैंड से। ये लोग इंडिया में आए तो थे, लेकिन ये लोग ज्यादा देर तक रुके नहीं। इन्होंने अपना कॉलोनी इंडिया से इंडोनेशिया साइड शिफ्ट कर दी, जो कि डच ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था। फिर आपके आए अंग्रेज। अब अंग्रेजों के बारे में आपको पता है कि ये लोग इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इतने पावरफुल हो गए थे कि इनका हस्तक्षेप इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत बढ़ने लगा था। फिर आपके आए फ्रांसीसी। इनकी इतनी बड़ी कॉलोनी नहीं थी, इनकी कॉलोनी कह सकते हो पुडुचेरी साइड ही थी। और हिस्टोरिकली इनके और अंग्रेजों के बीच बहुत भयंकर लेवल में राइवलरी चल रही थी। फिर आपके डेन्स भी आए थे डेनमार्क से, इनकी भी इतनी बड़ी कॉलोनी नहीं थी। ये इनकी कॉलोनी सिर्फ अंडमान साइड ही थी, जो कि इन्होंने कुछ साल बाद अंग्रेजों को भेज दिया। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पुर्तगाली पहले यूरोपियंस थे जिन्होंने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आके अपनी कॉलोनी बनाई। तो इस सब की शुरुआत हुई कैसे? देखो, एक पुर्तगाली ट्रैवलर था जिसका नाम था वास्को दा गामा। इन्होंने सी रूट ढूंढ लिया था इंडिया तक का, वो 1498 में। अब ऐसा कहा जाता है कि वो सी रूट ढूंढते ढूंढते वो अफ्रीका के जंजीबार कोस्ट में लैंड कर दिए। वहां उनको कोई इंडियन ट्रेडर्स मिल गए और उन्होंने हेल्प कर दी इंडिया तक पहुंचने के लिए। नेवरदलेस, जब वो दूसरी बार इंडिया आए 1502 में, जिन्होंने अपना ट्रेडिंग स्टेशन खोल दिया कल्लिकत, कोची और कन्नौज साइड। अब बात करते हैं अल्फांसो दे अल्बुकर्की के बारे में। तो इनको माना जाता है रियल फाउंडर ऑफ द पोर्चुगीज पावर इन द ईस्ट। इनके इन्फ्लुएंस में इन्होंने क्या क्या पॉलिसी अपनाई? इन्होंने सबसे पहले तो पॉलिसी ये अपनाई कि इन्होंने पोर्चुगीज लोगों को अलाउ कर दिया जो इंडिया के नेटिव्स थे उनसे शादी करने के लिए। और इन्होंने सती प्रथा जो चल रही थी वो भी बंद करा दिया। पुर्तगाली के पास मौके बहुत है इंडिया में अपना डोमिनेंस बढ़ाने के लिए। जैसे कि आप अपना ये नॉर्थ इंडिया का सिचुएशन ही देख लो, ये छोटे छोटे पार्ट्स में बटे हुए थे। और दक्कन के बामानी किंगडम का भी यही हाल था। बामानी किंगडम एक्चुअली आपके छोटे छोटे राज्य में बटे हुए थे। ये आपका ये बेरार, बीदर, गोलकोंडा,
अहमदनगर, बीजापुर, ये बहामानी किंगडम से ही निकल के आए थे। और उस जमाने में पुर्तगाली तो थे ही, नेवल पावर तो थे ही वो। लेकिन इस सब के बावजूद भी इनके डिक्लाइन का कारण क्या था? इसका मेन रीजन आप कह सकते हो अपीयरेंस ऑफ मराठास एज नेबर्स। अब जैसे कि आपको पता है कि मिड 17th सेंचुरी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा एम्पायर की स्थापना की थी, जो कि आगे जाके इंडिया का सबसे पावरफुल एम्पायर बन गया था। और अनदर रीजन आप ये कह सकते हो कि इनका फोकस ईस्ट के बजाय वेस्ट में ज्यादा होने लगा ब्राजील की डिस्कवरी के बाद। तो अब हम लोग डच के बारे में जानते हैं, जो नीदरलैंड से बिलोंग करते थे। ये लोग जब इंडिया आए तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में बनाई, जो आज आंध्र प्रदेश में है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इनका एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में ज्यादा देर तक रहा नहीं। इसका मेन रीजन आप कह सकते हो इनके और अंग्रेजों के बीच राइवलरी, वो भी ट्रेडिंग को लेके। अब अंग्रेज तो आपको पता ही है, वो पूरे इंडिया में ताकतवर हो गए, जिसकी वजह से डच लोगों को अपना कॉलोनी इंडिया से इंडोनेशिया साइड शिफ्ट करना पड़ा। इसमें मलयार के पहले को लिखा है, लेकिन असल में इंडोनेशिया था, जो कि डच ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था। अब हम जानते हैं अंग्रेजों के बारे में। तो अंग्रेजों के बारे में जानने से पहले हमें पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानना होगा। तो इस कंपनी की स्थापना हुई थी साल 1600 में, और साल 1613 में इनकी पहली फैक्ट्री सूरत में खुली थी। देखो एक्चुअली क्या हुआ था, टॉमस रो नाम का एक डिप्लोमेट था, उसने जैसे तैसे करके उस समय के मुगल बादशाह जहांगीर से परमिशन मांग ली इंडिया में फैक्ट्री बनाने के लिए। तो आगे जाके इन्होंने अपनी फैक्ट्री बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास साइड भी बना दी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लोग आगे जाके बहुत पावरफुल हो गए थे पूरे इंडिया में। अब हम आते हैं फ्रेंच पे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इनकी कॉलोनी सिर्फ पुडुचेरी में ही थी, जो आज हमारे देश का यूनियन टेरिटरी है। और इनके और अंग्रेजों के बीच बहुत राइवलरी चलती थी, जिसकी वजह से इंडिया में इन दोनों के बीच 3 वॉर भी हुए थे, जिसको हम कार्नेटिक वॉर कहते हैं। अब कार्नेटिक क्या होता है? कार्नेटिक एक नाम दिया गया था यूरोपियन द्वारा, वो भी कोरोमंडल कोस्ट में, जो कि आपके ईस्टर्न साइड में है। अब जितना इन्फ्लुएंस अंग्रेजों ने पूरे भारत में बढ़ाया, उतना फ्रांसीसी नहीं बढ़ा पाए। इसके आप मेन रीजन आप कह सकते हो इनएडिक्वेट मिलिट्री एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। तो मतलब जितना मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट उन लोगों को मिलना चाहिए था, उतना उनको मिल नहीं पाया। और इंपीरियल फ्रांस की तरफ से इल मैनेज पॉलिसी आप बोल सकते हो। और एक और रीजन हम कह सकते हैं, फ्रेंच कंपनी को जो आर्थिक सहायता, कमर्शियल इंसेंटिव जो मिलनी चाहिए थी, वो उनको नहीं मिल पाया। अब आते डेन्स पे। अब डेन्स का जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि इनकी इतनी बड़ी कॉलोनी नहीं थी। इनकी कॉलोनी आप कह सकते हो मेनली अंडमान में ही थी, जो कि इन्होंने कुछ साल बाद अंग्रेजों को भेज दी। और डेन्स मोस्टली आपके व्यापार से ज्यादा मिशनरी एक्टिविटीज, धर्म परिवर्तन के लिए ज्यादा माने जाते थे। तो अगले पार्ट में हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उनके इंडियन सबकॉन्टिनेंट में डोमिनेंस के बारे में डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।